everybody, welcome back to Venus Law Classes. So guys, CRPC की जजमेंट एनालिसिस क्लास में आज हम डील करने वाले हैं सेक्शन नंबर 319 CRPC को, जिसे हम एडिशनल प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं। इस सेक्शन को एडिशनल प्रोसिक्यूशन भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस पे लैंडमार्क केस है हरदीप वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसे आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं। आंसर राइटिंग के लिए हम यहीं से पॉइंटर्स निकाल कर लाएंगे कि क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट है सेक्शन नंबर 319 का। बहुत ही अच्छे और इलैबोरेट वे में कोर्ट ने इसको डील किया। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं कि क्या वर्किंग है सेक्शन नंबर 319 की, तो आप समझिए कि कोर्ट अगर इस सेक्शन को अच्छे से यूज करे तो कोई भी गुनहगार लॉ की नजरों से नहीं बच सकता। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए चलेंगे सेक्शन की तरफ और समझेंगे कि सेक्शन कहता क्या है। सबसे पहले प्लीज केस की साइटेशन ले लीजिए। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 5 जजेस बेंच एंड द डिसीजन वाज गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस BS चौहान। थोड़ा सा बैकग्राउंडर लेते हैं, समझते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है। तो आप इस फैक्ट सिनेरियो को समझिए कि सपोज करो कि यहाँ पर एक ऑफेंस हो गया और उस ऑफेंस को किया A + B + C ने मिलकर, और यहाँ पर एक पर्सन है, उसने देखा कि ये क्राइम हो रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर A + B + C ने X को किल कर दिया है एंड इट इज अ मर्डर केस, और ये सब बातें देख रहा है I। उसने देखा कि यहाँ पर क्राइम हुआ। अब होता क्या है कि I और ये जो C है, ये दोनों आपस में निकलते हैं रिलेटिव्स। वो तो आपस में जान पहचान है, रिलेटिव्स हैं। अब वो पुलिस स्टेशन जाता तो है, I यहाँ पर आप बोल सकते हो ही इज द इन्फॉर्मेंट इन माय केस। अब वो पुलिस स्टेशन गया टू लॉन्च दी FIR। अगर मैं आपसे पूछूं FIR कौन से सेक्शन में लॉन्च की जाती है, तो आंसर इज सेक्शन नंबर 154। लेकिन FIR लिखवाते हुए उन्होंने बोला कि A + B ने X को किल कर दिया है, यानी कि उसने क्या करना चाहा, C के जो गिल्ट है उसको छुपाना चाहा, क्योंकि हमारे केस में क्या है, C ने भी मारा है मिलकर, A + B + C। लेकिन उसने जो FIR कराई और A + B की कराई, तो यहाँ पे FIR में C का नाम क्या है, C's नेम इज मिसिंग। चलो यहाँ पर तो इन्फॉर्मेंट और C की जान पहचान थी। अब हम कराते हैं किसकी जान पहचान, पुलिस ऑफिसर्स और C की। और इन्फॉर्मेंट जो है वो सपोज करो C को नहीं जानता और बाकी चीजें सेम रखो। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है। अब मैं अपने सेकंड सिनेरियो पे आ रही हूँ कि यही यहाँ पर इन्फॉर्मेंट है। उन्होंने देखा कि A + B + C इन्होंने क्या कर दिया है, किल कर दिया है X को। इन्फॉर्मेंट जाते हैं पुलिस स्टेशन 154 में FIR दर्ज कराने, और उन्होंने वहां पर कहा A + B + C ने मेरे सामने X को मारा है, आप प्लीज FIR नोट कीजिए। पर यहाँ पे क्या होता है, C और पुलिस ऑफिसर ये आपस में मिले हुए हैं, सपोज ब्राइब ले लिया या फिर पुलिस ने, रिलेटिव्स हैं, अच्छी जान पहचान है, कुछ भी हो सकता है। बट अब पुलिस को C के गिल्ट को छुपाना है कि C कानून की नजरों में ना आए, तो पुलिस क्या करेगी। 157 इसमें इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है और 156 में पुलिस को पावर मिलती है कि आप कॉग्निजेबल केसेस में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द एरिया मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे 157 में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है, और जब पुलिस अपनी पूरी कर लेती है इन्वेस्टिगेशन, तो वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं सेक्शन नंबर 173। मोर स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 173(2) में क्या किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। आप बोल सकते हो कॉमन भाषा में कि चार्जशीट फाइल की जाती है। अब पुलिस क्या कर रही है, हाउ टू शील्ड C क्या कर रही है। अब यहाँ पे जो आपकी चार्जशीट होती है, CS को मैं चार्जशीट लिख रही हूँ यहाँ पर, इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। 2 कॉलम होते हैं। कॉलम A होता है कि जब पुलिस को लगता है कि एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद पुलिस को लगता है कि एक प्राइमा फेसाई केस बनता है और मुझे इन एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट के साथ भेज देना चाहिए। कॉलम बी का मतलब होता है क्लोजर रिपोर्ट,
यानी कि हमें तो नहीं, पुलिस के अकॉर्डिंग हमें तो नहीं लगता इन्होंने, इस पर्सन ने क्राइम किया है, इसलिए हम तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सो यानी कि अब पुलिस क्या करेगी, टू शीट सी, अब पुलिस ने क्या किया, ए प्लस बी के खिलाफ क्या भेज दी, चार्जशीट यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट, और सी के खिलाफ, सी के फेवर में क्या कर दी, खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसको तो मदद ही मिल रही है उस चीज से, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट मतलब पुलिस की नजरों में सी का कोई गिल्ट नहीं है, एविडेंसेस देखने के बाद हमें नहीं लगता कि सी ने भी मिलकर मारा था। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट भी जाए, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हुए आप उसके खिलाफ भी कॉग्निजेंस ले सकते हो, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ पुलिस। आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी वो आपका माइंड था, एग्जीक्यूटिव माइंड था, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ सपोज, तो मेरा अपना जुडिशियल माइंड है, मैं कॉग्निजेंस लेना चाहता हूँ, मैं ले लूंगा, तो ऐसा होता है। सो जुडिशरी इज नेवर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन यहाँ पे सपोज कीजिए कि कॉग्निजेंस लेते हुए भी सी के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ली गई। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या था, ये मर्डर ट्रायल था, तो यहाँ पे कौन करेगा इस केस को ट्राई, कौन करेगा, सीधा कोर्ट ऑफ सेशन करेंगी, क्योंकि इट इज डायरेक्टली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब मैटर जाएगा, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद इस केस को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को कमिट कर दिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 319 में ऐसा क्या किया जाता है कि जो हम ये कह रहे हैं कि गुनहगार भी कानून से नहीं बच सकता, वही चीज हमें जाननी है आज की क्लास में, और उसी चीज को हम समझेंगे। पहले आप समझिए सेक्शन नंबर 319 ऑफ सीआरपीसी, ये यहाँ पर ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है। अगर आपको आंसर राइटिंग में आता है तो यू हैव टू राइट जुडेक्स डेमनेटुर कॉम नोसेंस एब्सोल्विटुर, मतलब अ जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड। अगर कानून के हाथों से बच जाएगा गुनहगार, तो फिर जज, मतलब जज का क्या मेन रोल रहा। सो दैट इज व्हाई अ जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड। तो यहाँ पे इस डॉक्ट्रीन को समझते हुए हमें सेक्शन नंबर 319 को इसकी पावर को एक्सरसाइज करना होता है। फिर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, आप इसको खुद से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी। It is to check that no culprit should go scot-free and to bring home the guilt of the accused, actual accused। कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम, क्या पॉलिसी है कि कोई भी नहीं बच पाए। आप इसको आंसर राइटिंग में ले सकते हो पॉइंटर्स को, दो तीन पॉइंट्स को ऐड कीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन अबाउट द पॉलिसी ऑफ सेक्शन नंबर 319, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अ पर्टिकुलर सेक्शन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ऐड दिस इन योर आंसर राइटिंग। अब एक बार सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी की रीडिंग ले लेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। Where in the course of any inquiry or trial, where in the course of any inquiry or trial of an offence, it appears from the evidence, it appears from the evidence that any person not being the accused, क्यों, क्योंकि या तो FIR में नाम नहीं है, या फिर कॉलम बी, इसमें आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, सो द पर्सन इज नॉट एन अक्यूज्ड, ही विल नॉट बी फेसिंग द ट्रायल। अगर ये लगता है एविडेंस देखने के बाद अ पर्सन हु इज नॉट एन अक्यूज्ड इन द केस कमिटेड एनी ऑफेंस for which such person could be tried together with whom, जिन पर्सन का हम ऑलरेडी ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि हमारे केस में A प्लस बी के साथ अगर हम C को भी ट्राई कर सकते हैं with the accused, the court may enabling provision proceed against such person, हमारे केस में C, for the offense which he appears to have committed, which he appears to have committed। तो ये हमारा सेक्शन है, प्लेन रीडिंग हमने सेक्शन का लिया। अब हम इसको
विद द हेल्प ऑफ द केस लॉ समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स जो सेक्शन में यूज किए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टेज कि कब आप इस सेक्शन को यूज करते हो। इवन दो दे आर राइटिंग इंक्वायरी, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है आफ्टर रीडिंग द एंटायर केस ऑफ हरदीप सिंह। कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ दिया कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में भी आप इसको यूज तो कर सकते हैं, पर जो उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि एविडेंस क्या होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 319, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा कोर्ट ने अच्छे से उसको डिस्कस नहीं किया। उसके बारे में भी लिखते तो थोड़ा बेटर होता, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे कोर्ट्स में सेक्शन नंबर 319 कब यूज होता है, मेनली एट द ट्रायल स्टेज। यहाँ पे कोर्ट इस सेक्शन को यूज कर रही होती है प्रैक्टिकली। बट अगर आपको आता है एमसीक्यू तो आप इंक्वायरी पे भी टिक कीजिएगा, वो एक ज्यादा प्रूडेंट अप्रोच होगा। अब वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, इसके स्कोप और इसके ऑब्जेक्ट को जानने के लिए 319 के क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए गए एंड व्हाट वाज द आंसर दैट वाज गिवन बाय द कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन बनाया गया कि व्हाट इज द स्टेज एट विच सच पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड, कि स्टेज क्या होगा। अब क्योंकि आपके बैरेक्ट में लिखा है इंक्वायरी और ट्रायल स्टेज पर दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा अब आप बताओ इंक्वायरी स्टेज कब स्टार्ट होती है, व्हेन द कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कॉग्निजेंस कब होता है, व्हेन द चार्जशीट इज फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कहा गया कि आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट द कोर्ट रीचेस द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड एज सून एज द चार्जेस आर फ्रेम, जब चार्ज फ्रेमिंग होती है, जब चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां से आपकी क्या हो जाती है, ट्रायल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। So, and before the pronouncement of the judgment, इस पॉइंट को याद रखना, जब मैं अपना नेक्स्ट केस लेकर आऊंगी सुखपाल सिंह खेड़ा का, तो मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ जजमेंट, इस पे भी आपका अभी रिसेंटली 2022 का जजमेंट आया है, विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। इसको बस याद रखना कि हरदीप में कह रहे हैं कि एंड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। फिर एक रेफरेंस ले रहे हैं सेक्शन नंबर 207 एंड 208 का, इसका क्या मतलब होगा वो भी समझेंगे। अब देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने मर्डर के केस का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मर्डर एक ऐसा ऑफेंस है दैट इज नॉट ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, रादर इट इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पहले तो एरिया मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस 209 के सीआरपीसी के प्रोविजन में वो केस को कमिट कर देते हैं, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि सीआरपीसी कह रहा है कि मर्डर इज द ऑफेंस व्हिच इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो आप केस को कमिट कर देते हो, एंड अब मैटर किसके सामने आ जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। 207 और 208 में क्या किया जाता है कि पुलिस केस और कंप्लेंट केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 161 की स्टेटमेंट्स आई, एफआईआर की कॉपी आई, और कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट किए गए, चार्जशीट में आया कुछ मैटर, सो ये सारी कॉपीज एक्यूज्ड को देनी पड़ती हैं, एंड द मैजिस्ट्रेट ही गिव्स ऑल द कॉपीज एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, की एक्यूज को भी तो पता हो कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। So this duty it is done by magistrate, वो मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसा जुडिशियल एप्लीकेशन नहीं हो रहा माइंड का, तो यहाँ पे इसलिए रोक लगाई गई कि 207 और 208, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम है, यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 319 को यूज नहीं करेंगे, यानी कि मर्डर ट्रायल एक्सेट्रा में कोर्ट ऑफ सेशन ही विल बी टेकिंग द डायरेक्ट कॉग्निजेंस। अब यहाँ से एक और अच्छी बात निकल कर आती है, क्योंकि सेक्शन नंबर 193 अगर आप ये पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन इट विल नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, चाहे आपका ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है,
फिर भी तो जो कॉग्निजेंस होती है वो मैजिस्ट्रेट ही लेते हैं सेक्शन नंबर 190 में। तो आप बोल सकते हो कि 319 एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है। 319 के केस में कोर्ट ऑफ सेशन कैन ऑल्सो टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, वो कॉग्निजेंस ले पा रहे हैं। सो सेक्शन नंबर 193 का एक्सेप्शन बन जाता है सेक्शन नंबर 319। इसको मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। वैसे तो कोर्ट ऑफ सेशंस जो है, सेशन जजेस, वो कॉग्निजेंस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज इट इज फॉरबिडन अंडर 193। पर क्योंकि ये एडिशनल प्रोसिक्यूशन का हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं और कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे एडिशनली प्रोसिक्यूट करते हुए कॉग्निजेंस ले रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 319 एक्सेप्शन हो जाएगा 193 का। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे इसी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर पॉइंटर्स हैं, अगेन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि क्या कहा गया 319 के बारे में। आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, ये मैंने केस का ही टेक आउट है ये। अकॉर्डिंगली वी होल्ड दैट द कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ 319 only after the trial proceeds and commences with the recording of evidences and also in exceptional circumstances in inquiry stage, at inquiry stage। तो अब एक बार ये समझते हैं कि ट्रायल के स्टेज पर आप कह तो रहे हो यूज हो सकती है, बट वर्किंग को भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। समझिए, यहाँ पर चार्जशीट फाइल हुई, कॉग्निजेंस लिया गया, कॉग्निजेंस इज बीन टेकन, 207 208 में आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए सारे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे हियरिंग हो रही है, चार्ज फ्रेमिंग की हियरिंग, और जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग की हियरिंग हुई वहां पे मैं बोल रही हूँ कि ट्रायल स्टार्ट्स। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को लीड करेगा। यहाँ पे सपोज प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 आया और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ने कहा कि भाई सी भी तो, यहाँ पे जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 बनकर आया उसने कहा कि सी ने भी तो क्राइम किया था। तो यहाँ पे अब कोर्ट को तो पता चल गया कि ओके सी भी इन्वॉल्व था। तो इस प्रोसिक्यूशन विटनेस की टेस्टिमनी के बेसिस पर क्या कोर्ट ऑफ सेशन समन कर सकता है सी को कि भाई आओ एंड फेस द ट्रायल? आंसर इज यस। तो यहाँ पे ऐसे वर्किंग होती है सेक्शन नंबर 319 की। सपोज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने नहीं कहा कुछ भी, प्रोसिक्यूशन नंबर 3 आया, उसने ले दिया सी का नाम, दोनों ने ले दिया सी का नाम। अब कोर्ट को लगा कि भाई सब तो सी का नाम लिए जा रहे हैं, ना एफआईआर में ना चार्जशीट में सी का नाम है ही नहीं। सो दैट इज वाई यहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई, भाई अगर ऐसा लगे ना तो आप समन कर लेना, और समन करके जस्टिस हो पाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल ऑफेंडर है उसको भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। सो दैट इज द थिंग हियर। ओके, अब इसको आगे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस का मतलब क्या होगा, क्योंकि इन सेक्शन 319 you are using the word evidence because if it appears from the evidence then section number 319 can be exercised। तो अब एविडेंस का क्या मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसके दो चीज हो सकती हैं। क्या आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में यूज कर रहे हो या फिर आप इसको स्ट्रिक्ट सेंस में यूज कर रहे हो। जब मैं बोल रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, इसका मतलब निकल कर आता है कि क्या 161 की स्टेटमेंट्स, जो 161 की स्टेटमेंट्स पुलिस लेती हैं ऑफ दोज पर्संस हु आर एक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उनकी स्टेटमेंट्स पे रिलाई अपॉन कर क्या आप इसका यूज कर सकते हो 319 का, या फिर कोई आपके सामने कोई और कागजात आए उसका यूज कर या फिर स्ट्रिक्ट सेंस का मतलब होगा कि जब आप कोर्ट के सामने आकर अपने एविडेंस देंगे, ये वहां तक रेस्ट्रिक्टेड है और लिमिटेड है। तो क्या मतलब होगा एविडेंस का फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी। अब यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ने कहा कि इस बात को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 3 में इसको डिफाइन कर रखा है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है
all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हो। यानी कि जब ट्रायल के दौरान कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस आकर अपनी टेस्टिमनी देता है तो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो एविडेंस होगा। यहाँ पे तो सेक्शन डेफिनेशन से तो यही लग रहा है। तो अब कोर्ट को इसका आंसर करना था, तो कोर्ट ने कहा कि एविडेंस का मतलब यही होता है जो कोर्ट के सामने दिया जाए। तो क्या आंसर होगा? द term definition it has been used in a strict sense as used under evidence law, यानी कि 161 statements etc पे you cannot rely, इस पे rely नहीं कर सकते आप। आगे चलते हैं। यहाँ पे 319 means only such evidence as is made before the court in relation to statements and produced before the court in relation to the documents. It is only such evidence that can be taken into account by the magistrate or the court to decide whether the power under this section should be exercised or not. So I hope आपको ये भी clear होगा। So the evidence is thus limited to the evidence recorded during trial. अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ना कि कोर्ट वैसे तो कह रही है कि इंक्वायरी स्टेज पे भी आप कर सकते हो, बट ये एक्सेप्शनल सिनेरियो बता रहा है कोर्ट। पर क्या एक्सेप्शनल सिनेरियो होगा? कब आप इंक्वायरी स्टेज में भी, क्योंकि इंक्वायरी स्टेज पे आपके सामने मटेरियल क्या है? वही तो मटेरियल होता है 161 का स्टेटमेंट्स हो गया, चार्जशीट की कॉपी हो गई, एफआईआर की कॉपी हो गई। और जब आप एविडेंस को कंस्ट्रू कर रहे हो तब तो आप मना कर रहे हो कि यू कैन नॉट रिलाई अपॉन द अदर एविडेंसेस। जो कोर्ट के सामने जब आप दे रहे हो अपने एविडेंसेस, उन्हीं को आप एविडेंस कहो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डिसीजन इज नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। हालांकि जो जुडिशियल कंसेंसस बनता है वो कहता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इवन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे लेकिन जैसा प्रैक्टिकली होता चला आ रहा है, आप इसको मेनली ट्रायल के जब प्रोसिक्यूशन विटनेस आकर कुछ बोलते हैं तो वो चीज वहीं पर आप बोलते हो, क्योंकि इस सेक्शन का स्टैंडर्ड ऑफ जो रिक्वायरमेंट है कि कब आप कैसे एविडेंसेस कोर्ट के सामने होने चाहिए कि आप सेक्शन को यूज करो, तो वो थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब समझते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन बनाया गया कि एविडेंस का मतलब क्या होगा? क्या सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ इसके बेसिस पे आप यूज कर लोगे सेक्शन नंबर 319 को, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना चाहिए? वेदर क्रॉस एग्जामिनेशन इट इज मैंडेटरी और नॉट। तो अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आया कि आप तो बोल रहे हो ना कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के एविडेंस के बेसिस पे हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस आप कर तो सकते हो, बट क्या इसका क्रॉस नहीं होना चाहिए कि हम ये जाने की रिलायबिलिटी है? ये एक आर्ग्यूमेंट आया। तो कोर्ट ने कहा कि क्रॉस इज नॉट मैंडेटरी, सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पर ही आप इस सेक्शन को यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि इस पर्सन ने भी क्राइम किया है, उसकी भी कॉम्प्लिसिटी है इन क्राइम। अब क्रॉस को क्यों मैंडेटरी नहीं रखा? देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब हम इस पर्सन को ऐड करेंगे ना, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 319 सबसेक्शन 4 उसका वैसे भी फ्रेश ट्रायल होना है। क्या होना है? फ्रेश ट्रायल, डी नोवो ट्रायल की जो भी एविडेंसेस हो चुके हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं एविडेंस होंगे, दोबारा से होंगी चीजें as against that particular person who is going to be pleaded under this section। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि अगर ये ट्रू नहीं भी है तो लेट हिम फेस द ट्रायल, और वो क्रॉस एग्जामिन कर लेगा। जब फ्रेश ट्रायल होगा तो अगेन PW ही विल बी गिविंग द एविडेंस अगेंस्ट हिम, तो तब क्रॉस हो जाएगा। तो हमें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती ये चीज। तो कोर्ट ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें चाहिए कि प्राइमा फेसाई मटेरियल होना चाहिए
which enable the court of session to decide whether this power should be exercised or not. अगेन आज का क्लास लंबा चला गया है, बट आपको सारे पॉइंटर्स इन डिटेल मिलेंगे. सो आप पेशेंस रखें एंड पढ़ें क्लास को आगे. अब फोर्थ क्वेश्चन उठा कि what is the nature of satisfaction that is required to invoke the power under section 319. कि नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कि कोर्ट को कब इस पावर का एक्सरसाइज करना चाहिए. अभी 2023 में भी एक लैंडमार्क डिसीजन आया है जहां पे कोर्ट ने बताया है कि यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को हाई रखो, स्टैंडर्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन को थोड़ा हाई रखो. सो ये क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये ऐसा नहीं है, इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन अ रूटीन मैनर. इसको रूटीन मैनर में एक्सरसाइज ना करो आप. तो ये कोर्ट का हमेशा से ये वर्डिक्ट्स आते रहे हैं. So what is the nature of the satisfaction that is required to invoke the power under 319 to array an accused, whether the power under 319 can be exercised only if the court is satisfied that the accused summoned will in all likelihood be convicted. देखो, हम प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट तो किसी के अगेंस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस चलता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे. प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट तो आप ले ही नहीं सकते. हाउएवर, कोर्ट ने कहा कि कुछ स्ट्रॉन्ग और कॉजेंट एविडेंसेस होने चाहिए कि आप इस सेक्शन का यूज करो. कुछ ठोस सबूत होने चाहिए. जैसे PW1 की अगर आप स्टोरी पे रिलाई कर रहे हो तो आप देखो कि उसकी स्टोरी कितनी मैच कर रही है विद अदर एविडेंसेस जो आपने पुलिस ने कलेक्ट किया. या फिर क्या सपोज करो दो प्रोसिक्यूशन विटनेस सी का नाम ले रहे हैं तो आपस में उनकी टेस्टिमनी कोरोबोरेट कर रही है कि हाँ ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है. सो इन दैट सिनेरियो कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करे कि वेदर आई शुड एक्सरसाइज दिस पावर और नॉट. सो दैट इज द थिंग हियर. Thus we hold that only a prima facie case is to be established. ये जो लाइन है ना यहाँ पर जो मैंने इसको बोल्ड किया है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ. तो यहाँ पे लिख के दे देते हैं आपको और आपको मार्क करना होता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट MCQ में. So the test has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that evidence if goes unrebutted would lead to conviction. कि आप प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट मान लो, ऐसा तो ना करो कि आप प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट लेकर चलो और आप उसको गिल्टी ही समझने लगो, बट चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर जो सेटिस्फेक्शन चाहिए उससे थोड़ा हाई, क्योंकि अब प्रोसिक्यूशन विटनेस आकर बोल रहा है कि ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व. लास्टली उन्होंने कहा कि कौन कौन से सिनारियो में इस पावर को यूज करते हो. तो यहाँ पे बोला कि अगर पर्सन का नाम नहीं है FIR में तब वेदर इट कैन बी यूज्ड, आंसर इज यस. किसी एक्यूज का नाम आ गया है कॉलम बी में, वेदर दिस पावर कैन बी यूज्ड, आंसर इज यस. इंक्वायरी स्टेज को पूरा मतलब देखने के बाद एंड देयर इज अ पर्सन हु हैज फेस्ड द इंक्वायरी स्टेज और उसके बाद उसको क्या मिल गया था, चार्ज फ्रेमिंग की जब हियरिंग हुई उसको डिस्चार्ज मिल गया. अब प्रोसिक्यूशन विटनेस कहता है कि ये वाला पर्सन भी इन्वॉल्व था और उसने क्या यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग जब हो रही थी उसको डिस्चार्ज मिल चुका है. तो एक जुडिशियल स्क्रूटिनी हुई और उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिला था. तो यहाँ पे इस पर्सन को हम थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं. मतलब बेनिफिट ऐसा नहीं कि अब उसके खिलाफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, पर यहाँ पे आपको इस प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है जहां पर ट्राइंग मैजिस्ट्रेट या फिर सुपीरियर अथॉरिटी की परमिशन लगती है टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन. तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिस्चार्ज इसको मिल चुका है, द पर्सन हु हैज फेस्ड द इंक्वायरी स्टेज एंड गॉट अ डिस्चार्ज फ्रॉम द कोर्ट, कैन दैट पर्सन बी इम्प्लीडेड एज पर सेक्शन नंबर 319? आंसर यस है, but we have to follow
the provision 3005 read with section number 398 जहां पर परमिशन लगती है of the trying court और of the superior court. So तीनों ही सिनारियों में we can additionally prosecute, कर सकते हो आप prosecute. हालांकि ये देखो ये सेक्शन बना ही ऐसे लोगों के लिए है कि पुलिस हेल्प ना कर रही हो किसी accused पर्सन को just because of the money, FIR नहीं हो रही. सो ऐसे केसेस के लिए ही इस प्रोविजन को बनाया गया. बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, जस्टिस ओरिएंटेड प्रोविजन है. सो आई होप गाइस आपको डिस्कशन समझ आया होगा और आप 319 का हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सैलिटरी पर्पस है इस सेक्शन का, आप इसको समझ पाए होंगे. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे सुखपाल सिंह खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अगेन 5 जजेस बेंच डिसीजन रहा. क्लैट एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस केस को करके जाइएगा. सो सुखपाल सिंह खेड़ा इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. स्टडी वेल, टेक केयर एंड ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू.